हाँ सर, हाँ। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको दिया था कि आपके पास क्या थी, 132 ग्राम ऑफ CO2 थी। इसके क्या पता करना था आपको, फर्स्ट मोल, कि इसमें इसके कितने मोल होंगे। ठीक है, मोल का अपन को क्या दिया, मास दिया है, मास से निकालना है मोल। तो अपने पास एक सिंपल सा रिलेशनशिप होता है जो अपन को मोल और मास में रिलेशनशिप देता है, फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मोलर मास नॉट मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन, गिवन मास किस में रहता है हमेशा, ग्राम में, और नीचे रहता है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 132 ग्राम गिवन है, CO2 का मोलर मास कितना होता है 44, सॉल्व करोगे कितना आएगा, हो गया था सबका ये 3 मोल। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो क्वेश्चन गिवन अबाउ है, इसके अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना था, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये लिखते हैं। ऑक्सीजन एटम, ध्यान रखना मोल्स बोले और नंबर बोले तो क्वेश्चन डिफरेंट हो जाता है, आंसर अलग अलग जाएगा। नंबर बोले तो अपन को Na के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, है ना। तो मैंने क्या लिखा था, नंबर लिखवाया था, नंबर ऑफ मोल्स लिखवाया था, नंबर ऑफ ओ एटम, चलो वही ले लेते हैं, नंबर ऑफ ओ एटम्स ले, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ले लेते हैं। तो मुझे क्या पता है, मुझे अगर मैं एक CO2 मॉलिक्यूल को देखता हूं तो इसके अंदर मुझे क्या मिलते हैं, 2 ऑक्सीजन एटम मिलते हैं। दिख रहा है आपको, 2 ऑक्सीजन एटम दिख रहे हैं। तो अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल में ये दिख रहा है तो इसके एक मोल में भी कितने होंगे, 1 मोल CO2 के अंदर 2 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे। ठीक है, मेरे पास CO2 के मोल कितने आए, 3 मोल, तो 3 मोल में कितने हो जाएंगे, 6 मोल नहीं हो जाएंगे। या फिर आप क्या कर सकते हो, 3 बार CO2 लिख दो, CO2 CO2 CO2। ठीक है, ये 1 मोल, ये 2 मोल, ये 3 मोल, इसमें कितने 2 मोल ऑक्सीजन एटम, इसमें 2 मोल ऑक्सीजन एटम, इसमें 2 मोल ऑक्सीजन एटम, हो गया 6। ऐसे भी कर सकते हो आप सीधा सा देखकर। मतलब अगर आपका पहला सवाल हो गया ना तो बाकी सवाल आपको बहुत आसानी से हो जाएंगे, बिना फॉर्मूले लगाए केवल पहले वाले के आंसर को आप देख देख कर आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था, मास ऑफ ऑक्सीजन। ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आई होगी मे बी, और हो भी सकता है, अभी देखते हैं। तो अपन को क्या पता करना है, मास ऑफ ऑक्सीजन इन 132 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, सबसे पहली बात अपने पास जो CO2 है उसका टोटल देखो, अगर मैं आपको यहाँ ऑप्शन देता, अगर मैं इसके ऑप्शन देता अकॉर्डिंग टू, अगर जो जेई वगैरह में आता सवाल, ठीक है, जेई नीट वगैरह में, तो अगर मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, देखना ऑप्शन क्या दे रहा हूँ, मुझे ये बताना कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, जो हो सकता है वो तो बात की बात है। ठीक है, क्या आप मेरे को बता सकते हो कौन सा नहीं हो सकता, ये दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि जब अपने पास टोटल वजन ही 132 ग्राम, तो केवल CO2 कैसे टोटल के आगे चली जाएगी। भाई मैं बाजार से क्या करा, बाजार से सब्जी लेने गया, है ना, 2 किलो मैंने टमाटर खरीदे, 1 किलो भिंडी खरीदी, 1 किलो आलू खरीदा, टोटल वजन 4 किलो हुआ। ठीक है, और घर आके मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास तो टोटल वजन 4 किलो है लेकिन मैंने 5 किलो भिंडी है इसमें, बोल सकता हूँ मैं ऐसा, टोटल वजन से ज्यादा अंदर वाले का अमाउंट हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन, ये दोनों तो बिल्कुल क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो आप जब जेई और नीट देते हो ना, तो सबसे पहला काम ऑप्शन के अंदर जो होता है ना, पहला काम ये कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता उसको एलिमिनेट करो। जब आप आंसर एलिमिनेट कर देते हो तो अब यहाँ पर पहले आपका क्या था, 25% था आंसर सही होने का, तुक्का मारने का। अब जब आपने ये दोनों ऑप्शन क्या करे, एलिमिनेट करे, अब आपके परसेंटेज 25 से कितने हो गए, 50% हो गए, कि आपके अगर तुक्का भी मार के आते हो तो आपके आंसर सही होने के चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। अब आपके पास 2 ही चॉइस है, पहले 4 थी,
जितनी ज्यादा चॉइसेस होती है गलत होने का चांसेस उतना ज्यादा होता है। तो ये एक तरीका है जिससे तुक्का मारा जाता है। ठीक है, अपन बात करेंगे और भी तुक्के मारने का और भी तरीके, केवल इसी तरह से तुक्का नहीं मारा जाता। तुक्का कभी भी उस क्वेश्चन में तो कभी नहीं मारा जाता है जिसके अंदर आपको चारों ऑप्शन के बारे में हवा ही नहीं लग रही, चारों ऑप्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता आपको कौन सा होगा कौन सा नहीं। ऐसा क्वेश्चन होता है छोड़ने के लिए। तुक्का वहां मारा जाता है जहां पर आपको उसके दो दो ऑप्शन आप कम से कम एलिमिनेट कर चुके हो कि ये दो तो मुझे 100% श्योर हूं कि नहीं होंगे, दो में कंफ्यूजन है। ठीक है, वहां पर तुक्का मारा जाता है, क्योंकि वहां पर अगर आप तुक्का मारते तो सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं 4 की बजाय 2 में। ठीक है, अब उसके अलावा तुक्का कभी एक क्वेश्चन में नहीं मारा जाता। ठीक है, कैसे मारा जाता है तुक्का? तुक्का ऐसे मारा जाता है, नीट और जेई के लिए बता रहा हूँ, बोर्ड में तो आते ही नहीं इस तरह के सवाल, है ना। तो नीट और जेई में कैसे तुक्के मारते हैं? ऐसे नहीं कि तुक्के ही मारने, तुक्के तब मारे जाते हैं जब मान लो 180 सवाल आए नीट में, आप 160 टच कर चुके हो, 160 आपने खुद ने कर लिए, बाकी जो 10-20 सवाल बच रहे हैं पूरे 180 में से, मान लो आपको 2-5 सवाल फिजिक्स में नहीं आए, 2-5 सवाल केमिस्ट्री में नहीं आए, 2-5 सवाल बायोलॉजी में नहीं आए, मैथमेटिक्स वालों को मैथमेटिक्स में नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, वो क्वेश्चन छांटने हैं। अब उन 2-5 सवालों में आपको क्या है, 4-5 सवाल ऐसे होंगे या फिर 10 सवाल कम से कम ऐसे होंगे जिसमें आप दो दो ऑप्शन क्या कर चुके होंगे, एलिमिनेट कर चुके होंगे। उसके दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन होगा। फिर आपको ऐसे क्वेश्चन आपस में छांटने हैं, हाँ, उनके जिनके अंदर आपको कंफ्यूजन किस में, बी और डी में। मान लो आप ए और सी कैंसिल कर चुके हो 4-5 क्वेश्चन में, और आपको कंफ्यूजन किस में कि बी और डी में होगा। मान लो फिजिक्स के 3-4 सवाल है जिसमें बी और डी लग रहा है आपको, 2 एलिमिनेट करने के बाद। केमिस्ट्री में भी सेम, 2-4 सवाल, 2-4 सवाल इधर, 8-9 सवाल ऐसे हो गए। फिर आपको क्या करना है, ऐसे 8-9 सवाल में क्या करना है, एक ही ऑप्शन भर के आओ, या तो सब में बी भर के आओ या फिर सब में डी भर के आओ। मेरी गारंटी लिख के दे रहा हूं, कभी नेगेटिव नहीं खाओगे। फोकट के कम से कम, या तो क्या होगा, मान लो अगर 10 है ना, अगर मैं आपको चलो एक एक्सपेरिमेंट अभी बता देता हूँ। मेरे को कोई बुक दिख रही है यहाँ पर, बुक तो नहीं है, कोई है क्या जिसमें एमसीक्यूज हो, है ना, बात करने दो। ऐसा करो, तुम्हारे को मैं क्या दे रहा हूँ, एबीसीडी 4 ऑप्शन होते हैं, है ना, तुम एबीसीडी से कोई सा भी एक ऑप्शन चूज करके 10 क्वेश्चन दे दिए, मान लो 10, और उसमें से कोई एक ही ऑप्शन आपको 10 का आंसर दे। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, इसमें से कोई एक आंसर की ले रहा हूं, उस आंसर की के हिसाब से देखेंगे किसके नेगेटिव में आते हैं किसके पॉजिटिव में आते हैं। जल्दी से करो, तो आपके पास केवल 10 सेकंड का टाइम है। कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लो, मन में ही चूज कर लो, लिखने की क्या जरूरत है। 4 में से कोई भी एक ऑप्शन, 10 का आंसर वही है। कर लिया सबने अपना अपना चूज? ठीक है, अब मैं आपके सामने आंसर लिखने जा रहा हूं अकॉर्डिंग टू इसके अंदर 10 सवालों का। ठीक है, तो देखना, पहले का है बी, दूसरे का है बी, तीसरा है ए, फिर है सी, फिर है बी, फिर है डी, फिर है डी, फिर वापस डी, और फिर से है सी। कोई है ऐसा जो नेगेटिव में खा रहा है? जिसने ए चुना होगा वो नेगेटिव में खा रहा होगा। बाकी बी सी डी वाले, सी वाले से ऐसे होंगे 0 हो गए होंगे, क्योंकि होता क्या है, एक क्वेश्चन के 4 नंबर। ठीक है, गलत हुआ तो -1। ठीक है, अब सी वालों के क्या हुआ, सी वालों ने क्या करा, 2 सही करे, 2 सही करे तो 8 नंबर, और बाकी बचे कितने, 8 +8 -8, ना तो फायदा ना नुकसान। ठीक है, लेकिन डी वाले देखो, डी वाले कहां पहुंचे, किसने डी चूज करा था? डी वाले 1 2 3 3 सवाल आ गए। ठीक है, 3 के कितने हो गए, 12 नंबर हो गए। 12 में से 7 घटाए, 5 नंबर फालतू के आ गए अपने। तो तुक्के मारने का एक तरीका होता है कि तुक्के इस तरह से मारे जाते हैं। ऐसे नहीं कि आपको क्वेश्चन में हवा ही नहीं लग रही, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, जय माता दी, ये लो, जय माता दी से नहीं लगते तुक्के। तुक्के मारने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है। मैथमेटिक्स वाले प्रोबेबिलिटी पढ़ते होंगे शायद, तो यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं जैसे ऑप्शन कम होते हैं। मुझे नहीं पता प्रोबेबिलिटी, लेकिन हाँ, नाम से समझ में आता है थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी क्या होती होगी। ठीक है, सही होने का तरीका तो कुछ इस तरह से मारे जाते हैं तुक्के। ठीक है, हमारे को ये तुक्के मारने का तरीका खुद से इजाद किया हुआ है, किसी ने बताया नहीं था आगे। इतने एग्जाम दिए जीवन में तो खुद से समझ में आ गया कि यार तुक्का ऐसे मारा जाता है, ऐसे निकल के आता है तुक्का, कैसे सही होता है।
ठीक है। और तुक्का कभी भी ऐसे नहीं कि कंटिन्यू सवाल, ये तो मैंने आपको कंटिन्यू का आंसर बताया, ठीक है। 2-5 सवाल के, मान लो आपको 180 क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर, मान लो आपको आया नहीं 15वां, 18वां, 19वां नहीं आया, फिर आपको उसके बाद 50 के आसपास नहीं आया कोई सवाल, तो आप जब दूर दूर के सवालों में सेम ऑप्शन भरोगे तो सही होने के और चांसेस बढ़ जाते हैं। कंटिन्यू तो एक ही ऑप्शन का बार बार में रिपीट होना मुश्किल है, लेकिन एक गैप के बाद में वहां पर रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो वहां पर और अपने चांसेस सही हो जाते हैं क्वेश्चन के सही होने के और अच्छे मार्क्स आने के। लेकिन जब अपन को पेपर के अंदर ऐसे कि 180 सवाल है, अपन को टोटल सवाल ही 20 आते हैं, यहाँ तुक्के नहीं लग सकते, ठीक है। तुक्के लगते 180 सवाल आए हैं, 120 आए, आप 100 160 टच कर चुके हैं, खुद से कर लिए आपने, फिर 10-20 सवाल जो बच रहे हैं उसमें तुक्के लगते हैं, वो आपकी क्या करते हैं, आपको रैंक के पास में लेके जाते हैं। सिलेक्शन तो हो चुका है, 160 के आसपास सिलेक्शन हो जाता है नीट में, ठीक है। 100-90 पर आईआईटी में अच्छा कॉलेज मिल जाता है, अच्छी रैंक आ जाती है, ठीक है। बस अब क्या है, अपन को रैंक सुधारनी है अपनी, तो वो रैंक सुधारते हैं, ये कुछ तरीके हैं जो रैंक सुधरवाते हैं, ठीक है। असर्शन रीजन को सॉल्व करते हैं। लाइक अगर मैं बोलूं कि असर्शन रीजन को करने का तरीका क्या होता है, आपके पास ए होता है और यहां पर होता है रीजन ए एंड आर। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते ऐसे हैं कि मैं आपको एक बात बोलूं कि गाड़ी चलती है ना, असर्शन दिया गाड़ी चलती है, यहां लिखूं कि गाड़ी पेट्रोल से चलती है, ठीक है। तो इसको पढ़ना कैसे है, गाड़ी चलती है बीच में लगाना है क्योंकि, ये इसका रीजन ही तो है, ऊपर वाले स्टेटमेंट का रीजन ही तो होता है। तो आपको कभी भी असर्शन रीजन करते हो तो बीच में क्या लगाना है, बिकॉज, या तो क्योंकि लगाना है बिकॉज। जब बिकॉज लगाओगे तो आपको दोनों में कनेक्टिविटी फील होगी, अगर वो बिकॉज फिट बैठ रहा है वहां पर, ठीक है। अब मैं यहां लिख दूं कि गाड़ी चलती है और नीचे लिख दूं कि क्योंकि बैल गाड़ी को चलाता है, नीचे लिख दो बैल गाड़ी को चलाता है, ठीक है। अपन मोटरसाइकिल लिखो, ऊपर के मोटरसाइकिल चलती, नीचे लिख दो बैल गाड़ी को चलाता है, कोई कनेक्शन थोड़ी ना उसका, नहीं बैठ रहा, ठीक है। तो आप जब बीच में बिकॉज या क्योंकि लगाओगे तो आपको कनेक्टिविटी फील होगी कि हाँ असर्शन रीजन के साथ कनेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। जिससे आपको अब होता क्या है, अपन एनसीईआरटी पढ़ते ना, तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन असर्शन रीजन बन सकती है, एक एक लाइन। नीट और जेई वालों को तो, जेई में तो नहीं आते शायद असर्शन रीजन, कम आते हैं क्या, कम आते। एम्स आजकल तो एम्स भी नीट से होने लग गया, असर्शन रीजन तो खत्म ही हो गया नीट वालों के तो। लेकिन अगर कहीं मिलता है सवाल तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। असर्शन रीजन सही करने के लिए आपकी थ्योरी पे पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा, तब जाके अपनी असर्शन रीजन क्वेश्चन ठीक होते हैं। अगर थ्योरी पे पकड़ नहीं है तो असर्शन रीजन ठीक सही होना इम्पॉसिबल है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। वो क्वेश्चन मैंने अपन कर रहे थे कि 132 ग्राम में कितने CO2, कितने ऑक्सीजन का मास होगा। तो मेरे पास क्या है, अगर मैं देखता हूं 1 मोल CO2 को, ठीक है, 1 मोल CO2 का मास कितना होता है, 44 ग्राम, इतना होता है पता है अपन को, ठीक है। मेरे पास टोटल CO2 कितनी थी, 132 ग्राम CO2 का मतलब कितने मोल CO2, 3 मोल CO2। 3 मोल CO2 का वजन कितना हो गया, 132 ग्राम। अगर मैं इस 44 ग्राम में देखूं तो ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, इस 44 ग्राम में 2 ऑक्सीजन एटम है नहीं, एक मोल CO2 में, तो इसका कितना हो गया, 16 ग्राम इसका और 16 ग्राम इसका। तो अपने पास 1 मोल CO2 में कितने ग्राम ऑक्सीजन हो गई, 32 ग्राम। जब मेरे पास 1 मोल CO2 में 32 ग्राम क्या है ऑक्सीजन एटम, तो 3 मोल में कितना हो जाएगी, 32 इंटू 3, इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, तो कितना आ गया, 96 हो गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, सीधा सा है, 1 मोल को पकड़ के चलोगे, उसके मल्टीपल करने, फिर अपन को अपनी मैथमेटिक्स यूज करनी है, ठीक है। 1 मोल को पकड़ के चलो और मैथमेटिक्स यूज करते चले जाओ। नेक्स्ट क्या था ना, मास ऑफ कार्बन। फिर से मैं क्या करूंगा, एक कार्बन, एक को देखूंगा तो अगर एक CO2 का वजन होता है 44 ग्राम, इस 44 ग्राम में कार्बन कितना है, एक ही है, एक कार्बन का वजन कितना होता है 12 ग्राम। 1 मोल CO2 में 12 ग्राम क्या है अपने पास कार्बन, ठीक है। तो 3 मोल में कितना होगा इसका 3 टाइम 36,
ठीक है, बस मोल कंसेप्ट बच्चों को टफ क्यों लगता है अकॉर्डिंग टू मी, कि थोड़ी सी मैथमेटिक्स आ जाती है, और मैथमेटिक्स वालों को तो कम लगता होगा, लेकिन बायोलॉजी वालों को इसलिए टफ लगता है। ठीक है, क्योंकि हालांकि गणित कौन सी है, 6th क्लास में सिखाते शायद कि 5 रुपए की ये आती है तो 1 रुपए की कितनी आएगी, तो 10 रुपए की कितनी आएगी, ये 6th क्लास के अंदर आती है। इसको क्या बोलते हैं अपन, पता नहीं, कुछ बोलते हैं मैथमेटिकली टर्म्स में। ये वही चीज है, अगर ये आता है तो आपको मूल कंसेप्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, यही था क्या? चलो मूल कंसेप्ट को कंटिन्यू करते हैं। मैं आज कुछ वापस से पीछे जा रहा हूँ, इसके अंदर कुछ मैं टॉपिक लेके आया हूँ मूल कंसेप्ट का, जो कि मैं आपको नाम दे रहा हूँ क्या, एटॉमिक मास। क्योंकि देखो एटम वगैरह आप 9th-10th में पढ़ के आए हो कि एटम क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, सिंपल शब्दों में अगर एटॉमिक मास में आपसे पूछूं क्या होता है एटॉमिक मास, मास ऑफ एन एटम। ठीक है, अगर मुझे मास ऑफ एन एटम निकालना होता है तो अपन जनरली क्या करते हैं, जनरली अपन क्या करेंगे, लाइक मेरे पास एक थैला है, थैले के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स होंगे उनका वजन अगर मैं टोटल कर लूंगा तोल कर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उस थैले का वजन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एटम के अंदर क्या होते हैं, एटम के अंदर मेनली 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर इन तीनों का वजन जोड़ दूं तो मेरे पास एटम का मास आ जाएगा, है ना। लेकिन अब वजन जो अपन जनरल लाइफ में अपने करते हैं, जब आप किराने की दुकान पे जाते हो कुछ भी लेने, या सब्जी वाले के पास जाते हो, तो वो क्या करता है, आपको वजन कैसे देता है, एक बाट रखता है, हेक्सागोनल शेप का होता है वो। ठीक है, इधर बाट रखता है और इधर रखता है आपकी सब्जी। जब दोनों का बैलेंस एक जगह आ जाता है तो उसको बोल देते हैं भैया ये 1 किलो हो गया, उसके हिसाब से आधा किलो, 250 ग्राम एंड ऑल, है ना। इसी तरह से होता है वजन। अगर मैं आपके सामने क्या करूं, आपके सामने मैंने एक चावल का कट्टा लाके रख दिया और आपको बाट नहीं दे रहा मैं, और मैं बोले इसमें से 1 किलो निकाल के बताओ, क्या एग्जैक्ट आप 1000 ग्राम निकाल सकते हो? आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी जो क्या हो, स्टैंडर्ड हो, जो अप्रूव्ड हो कि ये 1 किलो। तो जो वजन, या फिर मैं आपको बोल दूं एक रस्सी दे दी बहुत लंबी, मैं बोलूं इसमें से 1 मीटर एग्जैक्ट 100 सेंटीमीटर निकाल के दिखाओ, निकाल सकते हो बिना स्केल के? नहीं निकाल सकते हो। अपन को फिर से किसकी जरूरत है, किसी स्टैंडर्ड की जरूरत है, किसी से कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो पुराने टाइम पे क्या करा साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने एटम का मास निकालने के लिए, जैसे अपन अलग अलग चीजों का वजन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो लंदन में एक लैब है वहां पर क्या कर रखे हैं, वहां पर साइंटिस्ट ने पूरे वर्ल्ड के लिए क्या करा, 1 किलो का बाट बनाया। बोले अगर आपको 1 किलो का वजन चाहिए, आप यहाँ आइए, इसके बराबर वजन लीजिए और अपने देश में ले जाइए और वहां पर 1 किलो की चीजें बेचिए। ठीक है, वहां पर एक क्या रखी हुई है, स्टिक रखी हुई 1 मीटर की। ठीक है, इस स्टिक से 1 मीटर नापिए, अपने वहां ले जाइए और सबको डिस्ट्रीब्यूट करिए जो भी आपको देना है। अगर मान लो ऐसे होता है, इंडिया का 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है, ऑस्ट्रेलिया का 150 सेंटीमीटर होता, तो इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया से कोई चीज खरीदता, तो इंडिया के अंदर 1 मीटर की रेट अलग होती, वहां रेट अलग होती। लेकिन इंडिया अगर वहां से कोई चीज खरीदता, इंडिया को तो फायदा होता। तो इंडिया तो 100 सेंटीमीटर के हिसाब से खरीदता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया देता किसके, 150 के हिसाब से। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते देशों के बीच में। अब इसलिए क्या होनी चाहिए, सब चीजें सेम होनी चाहिए। तो सबने क्या बनाया, वहां पर एक स्टैंडर्ड बनाया। ठीक है, और यहां पर एटम का मास निकालने के लिए स्टैंडर्ड क्या आया, स्टैंडर्ड आया कार्बन 12। कार्बन 12 को क्या लिया अपन ने, एज अ बाट लिया। जैसे अपना 1 किलो का बाट होता है, वैसे अपन ने बाट लिया, इधर कार्बन 12 रखा, इधर दूसरा एटम रखा, उससे कंपेयर करा कि कार्बन 12 के मुकाबले ये कितना भारी है या कितना हल्का है। तो अपन उसका वजन क्या करा, कंपेयर कर लिया। जैसे कि अगर मेरे पास क्या है, यहाँ पर 1 kg रखता हूं मैं, और इधर मेरे पास कोई चीज है वो 2 kg की है। ठीक है, तो क्या होगा, मेरे को इधर इसको बैलेंस करने के लिए इधर 1 kg और ऐड करना पड़ेगा, जो स्टैंडर्ड वाला बाट है, तब इन दोनों का क्या आएगा, बैलेंस आएगा और मेरे पास इसका वजन आएगा। ठीक है, ऐसे ही अपन कार्बन का यूज करते हैं। अब बात ये आती है कि भाई कार्बन ही क्यों काम में आया। ठीक है, क्योंकि जैसे हम मैं बोलूं कि आपको क्या करना है, आपकी क्लास में एक बंदे को या एक बंदी को क्या बनाना है, मॉनिटर बनाना है। ठीक है, तो क्या आप मॉनिटर ऐसे बंदे को बनाओगे कि जो स्कूल डेली आता ही नहीं है, रोज रोज स्कूल नहीं आता है, ऐसे बंदे को मॉनिटर बनाया जाता है क्या, नहीं। एक ऐसे बंदे को बनाया जाता है, वो तो अच्छा है, लेकिन बेटा आप थोड़ी ना बनाओगे, टीचर बनाएगा। टीचर तो वो क्या देखेगा, आपको बोला आपके टीचर ने कि आप बनाओ मॉनिटर, या टीचर खुद बनाता है फिर? ठीक है, तो टीचर खुद ही बनाता है। टीचर तो क्या देखेगा, जो आएगा, जब बच्चा टीचर को दिखेगा ही नहीं तो मॉनिटर कैसे बना पाएगा उसको टीचर, सही बात ही नहीं है, स्कूल ही नहीं आ रहा वो तो।
सेकंड चीज, क्या टीचर ऐसे बच्चे को मॉनिटर बनाएगा जो बच्चा बहुत बोलता है क्लास के अंदर, मस्ती मजाक करता है? ऐसे को बनाएगा? टीचर बनाना है भाई, मैं तो नहीं बनाऊंगा, ठीक है, इन जनरल। ठीक है, और जो कि मैंने मेरी स्कूलों में पढ़ा है, तो हमारी स्कूलों में तो नहीं बनाया जाता था ऐसा, क्योंकि मैं भी नहीं बना इसीलिए। ठीक है, और खैर तुम्हारी स्कूल का तो मैंने सीन देख लिया, बहुत ही तगड़ा सीन है, तो मेरे से कुछ बुलवाओ मत, ठीक है, कि स्कूल में मैं भी पढ़ा हूँ। बहुत ही फर्क है आज की तुम्हारी स्कूल में मेरी स्कूल में, जहाँ मैं पढ़ा हूँ वहाँ तो जितना शोर आता है तुम्हारी क्लास स्कूल में, मैं पढ़ाता रहता हूँ उस टाइम दूसरी क्लास से, हमारी स्कूल में आ जाए तो खटिया खड़ी हो जाती थी, बहुत स्ट्रिक्ट थी। ठीक है, आजकल तो क्या हो गया, स्कूल वालों को भी पता है बच्चा ट्यूशन जाता है, सब कोचिंग जाते हैं आजकल। कोचिंग जाना इज जस्ट लाइक अ फैशन, कपड़े पहनने की जैसे, ये ट्यूशन जाता है, अगर ट्यूशन नहीं जाता ये तो पढ़ाकू होगा ही नहीं, पढ़ने में जीरो होगा। भले ही पता है वो ट्यूशन जा रहा है नहीं जा रहा है, ये भी नहीं पता ट्यूशन पे कौन क्या पढ़ा रहा है, कुछ नहीं पता। फैशन हो चुका है आजकल ट्यूशन जाना, नर्सरी का बच्चा जाता है यार, पैदा मतलब स्कूल जा रहा नहीं उससे पहले बच्चे ट्यूशन, उन आंटी जी के पास पढ़ने जा। अरे भैया, हमने तो 12th क्लास तक ट्यूशन ही नहीं, 12th के बाद में मैंने कोचिंग करने लगा था, मैं तो 12th तक तो कोचिंग करी ही नहीं थी, क्योंकि उस टाइम इतना था भी नहीं। मैंने पास करी थी 12 2013 में, उस टाइम इतना क्रेज नहीं था, कुछ एक कोचिंग होते, आजकल तो गली गली में खुल रखे हैं, गली गली में दुकानें खुल रखी हैं। ठीक है, हालांकि मैं भी पढ़ा हूँ उन दुकानों का, एक मैं भी हूँ सरताज। ठीक है, तो क्या करा अपने, कार्बन 12 यूज करा, सेम टू सेम लाइक अ मॉनिटर, जो कम एक्टिव भी कम हो थोड़ा, ऐसे नहीं कि सबसे बात भी नहीं करा, ऐसे नहीं कि बिल्कुल भी नहीं बोलता। अगर बिल्कुल नहीं बोलेगा क्लास को संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा। स्कूल भी आना चाहिए, मतलब मीडिएटर होना चाहिए। तो कार्बन 12 को बाहर लेने के या फिर उसको स्टैंडर्ड लेने के क्या कारण थे? एक तो कार्बन 12 जो था अबंडेंट था, जैसे मॉनिटर रोज आता है वैसे ही कार्बन 12 अपन को आसानी से मिल जाता था, कहीं भी मिल जाता है तो आसानी से अपन उसको चूज करके एटम का मास क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा ये रिएक्टिव कम था, रिएक्टिव मतलब हर किसी से रिएक्शन नहीं करता, अगर रिएक्शन कर ली मतलब बातू नहीं होना, हर किसी से बात करना, लड़ाई झगड़ा करना, वो नहीं करता था, रिएक्शन कम करता था, स्टेबल था। ये कुछ कारण थे जिसके कारण अपन ने क्या करा, कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना और एटम का मास क्या किया, कैलकुलेट किया। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या करा, साइंटिस्ट ने करा कि अपन क्या करेंगे कि 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है, ये लेंगे एक तरफ, और एक तरफ क्या लेंगे, दूसरा कोई दूसरा एटम ले लेंगे जिसका मास मुझे पता करना है, फिर यहां पर बैलेंस लगाकर देख लेंगे। इन्होंने ये स्टैंडर्ड लिया था, दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज स्टैंडर्ड जो उन्होंने चूज किया था कार्बन 12 को, और बोला था कि इसके बराबर आ गया तो इसके बराबर मास है, इससे कितना भारी कितना हल्का वो अपन यहाँ से देखते चले जाएंगे। ठीक है, इस हिसाब से उन्होंने कार्बन 12 को यूज करके एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। अब प्रॉब्लम क्या आई कि इस कार्बन बार बार में उन्हें क्या करना पड़ा था, जैसे कि मुझे पता है भाई ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, ठीक है, तो अब साइंटिस्ट क्या लिख रहे थे, 16 मल्टीप्लाई बाय 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, बार बार में उन्हें ये लिखना पड़ रहा था। अगर मान लो मुझे सल्फर का निकालना है तो सल्फर का 32 इंटू बार बार में इतनी बड़ी सारी चीज लिखनी पड़ रही है। अगर मुझे निकालना है किसका, बोल दो कुछ भी एक, रुबिडियम का मास बोलो यार, हद कर रहे हो तुम, फॉस्फोरस ले लेते 31, ठीक है, इतना बड़ा ये सब लिखना पड़ा था। अगर आपको मास इनका डिफाइन करना है तो बार बार में आपको बोलना था 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, क्योंकि तब तक कार्बन 12 का भी मास उन्हें पता नहीं था। फिर क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद एक मशीन आई, ठीक है, जिसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर है, मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या था, जो माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं लाइक एटम, लाइक प्रोटॉन, लाइक इलेक्ट्रॉन, लाइक न्यूट्रॉन, उनका भी मास ही अपन को क्या करता था, कैलकुलेट करके दे देता। ठीक है, इनका इसकी हेल्प से अपन ने किसका मास पता किया, इसकी हेल्प से अपन ने पता किया एक कार्बन 12 एटम का मास। ठीक है, ये पता किया, इसमें से कुछ कॉपी करना है आपको, लिख लीजिए, थोड़ा बहुत फिर आगे चलते हैं।
मास स्पेक्ट्रोमीटर से जब मास निकाला एक कार्बन एटम का, वो आया था 1.99 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये एक कार्बन एटम का आया। अब साइंटिस्ट को क्या एटॉमिक मास को डिफाइन करना था, एटॉमिक मास को बोलना था, तो वो बार बार में इतना बड़ा बोलने के बजाय उन्होंने क्या करा, ये जो 1/12 वन कार्बन एटम है, इसको क्या दे दिया, इसको दे दिया नाम AMU, जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या होता है, यही होता है AMU का मतलब। सब टीचर्स ऐसे बोलते, ज्यादातर मैंने देखा है यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचरों की वीडियोस ऐसी है, वो बोलते हैं कि एटॉमिक मास की यूनिट होती है AMU। वो यूनिट नहीं है, वो बनाई गई है, वो इस चीज को बनाया गया। क्यों बनाया गया, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। अब देखो पहले क्या कर रहे थे आप, ऑक्सीजन का मास बता रहे थे, ऑक्सीजन एटम का, तो क्या बोले थे 16 इंटू 1/2 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, इतना कुछ बोलना पड़ रहा था। अब आपको क्या बोलना पड़ेगा, 16 AMU। इजी हो गया अपना काम, इसलिए ये AMU में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, फिर इसका मास कितना 32 AMU, और इसका मास 31 AMU। ठीक है, इसलिए यहां से आया AMU एग्जिस्टेंस में। हो गया ये कार्बन का मास लिख लिया। ठीक है, तो यहां से अपने पास AMU की वैल्यू क्या आई, AMU की वैल्यू है 1/12 मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। जब आप इसको सॉल्व करोगे, वन कार्बन 12 का कितना है 1.99 इंटू 10⁻24 ग्राम। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास अप्रोक्स 1.6 इंटू 10⁻23 ग्राम्स आएगा। ठीक है, तो दिस इज योर 1 AMU। ठीक है, लिख लीजिए। आपको केवल ये याद रखने की जरूरत है, अगर ये नहीं याद रहता ना तो भी काम चल जाएगा, लेकिन 1 AMU कितना ग्राम होता है ये पता होना चाहिए आपको, ये पूछा जाता है क्योंकि। लिख लिया। अब एटॉमिक मास की 1 AMU कहाँ लिखा है मैंने, वो कार्बन का है बालिका, ये देखो एक कार्बन का है, वो 1/12 आएगा तब एक AMU बनेगा। ठीक है, एटॉमिक मास की डेफिनेशन लिखो क्या होती है। अभी इस डेफिनेशन को अब समझ में आएगी तुम्हें कि डेफिनेशन एनसीईआरटी में भी यही लिखी हुई है कि कहां से आई कैसे आई। एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज अ मास, एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज अ मास
exactly atomic mass is defined as a mass exactly equal to equal to 1/12 1/12 of the mass of 1/12 of the mass of one कार्बन 12 एटम। सही बात है। 1/12 of the mass of one कार्बन 12 एटम। अब समझ में आई कैसे आया? जैसे कि अपन क्या करते हैं भाई, मेरे पास कोई 2 किलो का वजन है तो मैं क्या बोलूंगा, ये किसके बराबर है? 2 किलो के बाट के बराबर है। अब अपन क्या बोल रहे हैं? अपन बोल रहे हैं किसी एटम का एटॉमिक मास जो है वो कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12 के मुकाबले कितना भारी है, ये उस एटम का मास होगा। सही बात है। तो ये आपका होता है एटॉमिक मास, सिंपल से शब्दों में कहा जाए तो। ठीक है, आगे चलते। ये तो था एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास की यूनिट क्या है अपने पास? ध्यान रखना है, एएमयू। ठीक है। अब एक छोटी सी चीज जो कि आपने अपनी जनरल लाइफ में देखा भी होगा, आपके पास क्या है, कोई एक चीज है ए, इसका वजन है मैंने मान लिया 60 kg। ठीक है। और एक चीज है आपके पास कोई बी, इसका वजन वजन मान लिया 40 kg। ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सवाल क्या है? मास ऑफ ए रिलेटिव टू बी कितना होगा, कोई बता सकते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं अपन रिलेटिव वेलोसिटी काइंड ऑफ। ठीक है, नहीं पढ़ा है? अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी वाला टफ तो पड़ता है। खैर 20 kg ना। हाँ, देखो, जब भी अपन को किसी के रिलेशन में निकालना है तो अपन क्या करेंगे, अपन को क्या बताना है हिंदी में, देखो इसको। ठीक है, ज्यादा समझ में आया, मुझे पता है इंग्लिश मीडियम में के हो, लेकिन हिंदी ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। फिर भी मास ऑफ ए मुझे क्या बताना है, बी के मुकाबले ए कितना भारी है ये बताना है। ठीक है, आप बोलेंगे सर 20 गुना ज्यादा भारी है ए जो है बी से, 20 सॉरी 20 टाइम्स नहीं, 20 किलो ज्यादा है, ये बोल सकते हो आप। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे आप? इसको ऐसे लिखोगे, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ बी। तो आपके पास आ जाएगी कितना गुना भारी है। ए का कितना है 60, इसका कितना है 40, कितना आया 3/2, बोले तो 1.5 है, 1.5 गुना भारी। गणित से देख लो भाई, मैथमेटिक्स वाले। ठीक है, मतलब क्या करते हैं, अगर अब मुझे किसी का मास किसी के रिलेशन में पता करना है, किसी के रिलेटिव पता करना है, जिसके रिलेटिव में पता करना, उससे क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। वही करा भाई, मुझे क्या करना था, ए के मास पता करना था रिलेटिव टू बी, तो जिसके रिलेशन में पता करना था, जिसके रिलेटिव, तो मैंने क्या करा, उससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऐसे ही क्या करा, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या निकाला, उन्होंने एक चीज निकाली जिसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। हाँ, उससे पहले यहां पर एक और चीज, ये भी क्या था केजी में, ये भी क्या था केजी में, केजी से केजी क्या हो गया, कैंसिल। तो ये जो रिलेटिव मास आया, रिलेटिव मास क्या होगा, यूनिट लेस होगा। ठीक है, अभी भी अपन रिलेशन किसके रिलेटिव रिलेशन में लेके चलेंगे, कार्बन 12 के रिलेशन में ही लेके चलेंगे। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, सेम टू सेम लाइक दिस, के मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1/12 ऑफ वन कार्बन 12 एटम। समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे बनाया साइंटिस्ट ने? अगर आप ऊपर वाला समझ में आया होगा तो ये नीचे वाला आसानी से समझ में आएगा। अपन क्या करेंगे, मास को कंपेयर करेंगे इसके मुकाबले किसी एलिमेंट का। ठीक है, अब इसका भी क्या आएगा, ग्राम में, इसका भी आएगा ग्राम में, ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, हमेशा यूनिट लेस होगा। क्लियर है क्यों यूनिट लेस होगा, समझ में आया? लिख लो इसे, ऊपर वाला एग्जांपल जरूर लिखना, लेकिन
ये रिलेटिव एटॉमिक मास शायद एनसीईआरटी में नहीं है, अगर आप पढ़ोगे तो वहां नहीं है, लेकिन ये आपके ये है, वहां पर ज्यादा इसके बारे में बात नहीं कर रखी है इतनी, रिलेटिव एटॉमिक मास अगर लिखा हुआ भी होगा तो। तो क्या कोई मुझे बता सकता है एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास में डिफरेंस किस चीज का है? सोच के देखो, एटॉमिक मास में अपन ने क्या फर्क पड़ा था और इसमें क्या फर्क पड़ा था। एक मिनट रुक जाओ, चलो एक एग्जांपल देखता हूँ, फिर तुम्हारे को ज्यादा समझ में आएगा। हो गया ये कॉपी सबका? अभी मैथमेटिक्स के कितने बैठे हैं यहाँ पर? बाकी तीन नहीं है बायोलॉजी के। मैथमेटिक्स ऐसे ही ले ली थी या फिर पहले सोचा था कि मतलब मैथ्स अच्छी थी 9th 10th में, ऐसा? अच्छी थी, तभी लेते हैं। मतलब आगे का सोच के किसी ने नहीं ली कि हाँ आगे क्या बनना है। लेकिन लड़कियों के रटने की पावर अच्छी होती है, मैंने ये देखा है इन जनरल। लड़कियां रट्टा बहुत अच्छा मारती, गाने रटते हैं, एग्जाम में तो नहीं लिख के आ जाती भाई। चलो कोई नहीं, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। अपना तो 8th क्लास से क्लियर था, हाँ डॉक्टर बनना है, तो सबसे फिक्स था कि हाँ बायोलॉजी लेनी है आगे जाके। और गणित में हाथ वैसे भी कच्चा था, बहुत ज्यादा ही कच्चा था गणित में, अब जाके पक्का हो गया, हो गया अब। चलो अभी अपन ने जो फॉर्मूला देखा उसके हिसाब से अगर मैं ऑक्सीजन एटम के बारे में बात करूं, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास, ये रैम वो नहीं है रैंडम एक्सेस मेमोरी वाला, ठीक है, ये है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर मैं देखूं तो क्या आएगा, ऑक्सीजन एटम का अपन को पता है क्या मास होता है, 16 AMU, क्लियर है सबको? और कार्ब 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम, वो कितना होता है 1 AMU की बात कर रहा हूं, 1 AMU ही होता है वो, इक्वल। तो यहां पर क्या हो गया, AMU से AMU कैंसिल हो गया, कितना है इसका, ऊपर क्या लिखा था मैंने, एटॉमिक मास, है ना, एटॉमिक मास कितना है 16, ये आया AMU, ठीक है। और रिलेटिव एटॉमिक मास कितना आया, केवल 16 विदाउट एनी यूनिट। तो अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में दो चीज लिखी मैंने, एक लिखा 16, एक लिखा 16 AMU। ये क्या चीज है, रिलेटिव एटॉमिक मास, ये है रैम, ये क्या है रोम, ठीक है, ये है एटॉमिक मास। अब समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है यूनिट का, कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो होगा वो यूनिट लेस होगा, ठीक है। तो अगर आपको कभी दे के 16 ऑक्सीजन के लिए अगर कोई लिख के दे दे 16, वो क्या है, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर यूनिट दे दी तो वो उसका एटॉमिक मास होगा, जिसको अपन 16 AMU लिख लीजिए। कि डिफरेंस जो है रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास में क्या है, केवल यूनिट का फर्क है, बाकी वैल्यू दोनों की क्या होगी, सेम वैल्यू होगी। जरा नीचे ये जो मैंने लिखा है इसको देखना, और क्या सही लिखाएगा, कोशिश करो समझने की। यहीं से आई ये चीज, और क्या।
अगर खुद से समझ पाते हो बहुत ही अच्छी चीज है। कि एटॉमिक मास नंबर को अपन को क्या करना है, एएमयू से मल्टीप्लाई करा, एटॉमिक मास आ जाएगा अपने पास। और अगर एएमयू हटा दोगे, केवल एटॉमिक मास नंबर लिखोगे, नंबर इज विदाउट यूनिट, मैं बोलता हूँ 1, कोई यूनिट नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा। हाँ, एटॉमिक मास नंबर बोलो या मास नंबर बोलो, सेम चीज है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज मास नंबर। वहां पर अपन को गिनना है। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो कि मास नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास। असर्शन रीजन में आ सकते हैं। ये असर्शन रीजन क्या, स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा गलत है। उसके अंदर एक स्टेटमेंट ऐसा आ जाए, एटॉमिक मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल्स टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू इट्स atomic mass number is equal to its relative atomic mass। सही बात है। वहां पर जब एग्जाम में आ जाए तब घबरा जाते हैं, यार ये क्या, ठीक है, जबकि है नहीं कुछ, हलवा ही है सारा। यूनिट नहीं होती। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, केवल एक नंबर होता है। और रिलेटिव एटॉमिक मास भी क्या होता है, वो भी नंबर होता है, और दोनों नंबर बराबर होते हैं। ठीक है, तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल्स टू आर एम के बराबर होगा। ए इज इक्वल्स टू आर एम भी बोल सकते हो, जिसको आप ए इंटू ए एम यू अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका एटॉमिक मास हो जाएगा। सही बात है। इन्हीं को वो क्या करता है, इन्हीं को आपको लैंग्वेज में लिख लिख के बोलता है। क्योंकि आजकल सवाल नीट के अंदर ज्यादातर मैं देख रहा हूँ, जेई का पेपर मैंने नहीं देखा, ज्यादातर आजकल सवाल जो आ रहे हैं वो ऐसे आते हैं, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इनकरेक्ट। तो वहां पर पहली बात तो सवाल को समझने में ही वो हो जाती गड़बड़। उसने पूछा है नॉट इनकरेक्ट, नॉन पे ध्यान जाता ही नहीं है, सीधा इनकरेक्ट पे जाता है, और पहला ऑप्शन ही दिखता है इनकरेक्ट है। उसने पूछा है कौन सा गलत नहीं है, मतलब क्या ढूंढना है, सही ढूंढना है। तो पहले यहां पर माइंडसेट अपना बनाना पड़ता है, ठीक है, कि वो बोल क्या रहे और अपन कर क्या रहे। ऐसे सवाल आ रहे हैं आजकल नीट के अंदर, स्पेशली बायोलॉजी के अंदर। जेई में भी आते हैं ऐसे, जेई में भी आते हैं। और वो कैसे आती है, इनकी फ्रीक्वेंसी आएगी प्रैक्टिस। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे थ्योरी उतनी अच्छी होगी। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते तो थ्योरी में पीछे रह जाओगे। केवल थ्योरी पढ़ने से नहीं आता ज्ञान। आप भले थ्योरी मत पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीधा चालू कर दो। उसके अंदर क्या होगा, आपको थोड़ा सा लेजीनेस आएगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। वो ये कि आपको स्टार्टिंग में सवाल ही होंगे 10-15, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, स्कूल में नहीं होंगे स्टार्टिंग में सवाल। क्योंकि मैं जो था फिजिक्स में बहुत वीक था, बहुत वीक, इतना वीक कि विद 12 जब नीट दी थी तो -3 नंबर आए थे फिजिक्स के अंदर, ठीक है। और जब लास्ट मैंने जब ड्रॉप लिया था, जो मेरा तीसरा या चौथा ड्रॉप था, उसके अंदर मेरे फिजिक्स के अंदर आए थे 180 में से 142 नंबर। तो -3 से 142 कैसे गया, वो सफर मुझे पता है, 142, ठीक है। -3 से +142 तक कैसे गया, उसकी जर्नी जो है मैंने खुद ने ट्रेवल करी और खुद से सीखा, ठीक है। आप 17 बुक की जगह करता क्या है स्टूडेंट, एसेंट के नोट्स लिया है, रेडियन के नोट्स लिया है, एलन के नोट्स लिया है, आकाश के लिया है, बायजूस के लिया है, फलाना ढीम का पता नहीं कहां कहां से नोट्स लिया है। करे तो एक के भी पूरे नहीं जाते, ठीक है। एक किताब पे रिलायबल रहने की बजाय स्टूडेंट भागता है 17 किताबों की, यार इसके भी कर लेता हूँ, उसके भी कर लेता हूँ। इससे बढ़िया है एक ऑथेंटिक किताब चूज करो, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से एनसीईआरटी के अलावा कोई है ही नहीं। उसको चूज करो, उसके पीछे हाथ धो के पड़े रहो, कैसे नहीं आएगा। मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है मयंक प्रताप सिंह, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, ठीक है, इंडिया यंगेस्ट जज के लिए एक एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं आरजेएस, ठीक है। अच्छे से पास नहीं होता, लोग बाग 40-45 साल की उम्र में जाके उसको पास करते हैं एग्जाम को, ठीक है। उस बंदे ने
21 साल की उम्र में जज बन के बताया, केवल वो पूरे वर्ल्ड में यंगेस्ट जज बनने से 2 महीने छोटा रह गया। अगर 2 महीना और छोटा होता पूरे वर्ल्ड का यंगेस्ट जज बन जाता। 12th में उसके पास साइंस मैथ्स थी। अभी वो अपने उदयपुर में पोस्टेड है, कोर्ट चौराहे पे जो कोर्ट है उसी के अंदर पोस्टेड है। उसके ऑफिस में गया, यू डोंट बिलीव, वो 21-22 साल का है और उसके सारे आसपास जो लोग काम करे ना वो मेरे पिताजी की उम्र के हैं। 45 साल, 55 साल, 50 साल, 2 महीने बाद रिटायरमेंट होने वाला है वो, उनका रहे साहब साहब। मैंने बोला यार क्या स्वैग है जीवन में। मैं नौकरी करो तो ऐसी नौकरी करो, अगर सरकारी नौकरी करो तो IAS RJS RS ऐसी नौकरी करो, बाकी तो मेरे को ऐसे लगती कि ना, इसलिए मेरे को इंटरेस्ट कम है गवर्नमेंट जॉब में, पढ़ाने में इंटरेस्ट भी है। उसने मुझे बताया कि उसने कोई कोचिंग नहीं करी कभी, उसने कोई 17 किताबों के पीछे नहीं भागा। जो ऑथेंटिक बुक होती है, हर फील्ड के अंदर कुछ ऑथेंटिक बुक होती है, उन्हीं के पीछे पढ़ा रहा, उनको बार बार में पढ़ा, बार बार में पढ़ा और कंटिन्यू पढ़ा। फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहली बार में, वो भी ऐसे नहीं कि टॉप नहीं था, RJS टॉप करा था राजस्थान में, फर्स्ट रैंक। और आज तक की हिस्ट्री में RJS में जितने नंबर किसी के आए नहीं उतने नंबर आए उसके। इस लेवल का गूगल पे सर्च करना कभी जाके, इंडिया यंगेस्ट जज आएगा मयंक प्रताप सिंह। जो इंडिया टुडे एक बुक आती है, हिंदुस्तान टाइम्स लिख के भेजता है, उसके कवर पे फोटो आई थी उसकी 19 अक्टूबर 2019, कोरोना के टाइम पे उसकी, जो वो अपनी विधानसभा है जयपुर में, उसके सामने चल रहा है सूट वूट पहन के बढ़िया सा, और फोटो आ रखी है। उन्होंने यार बच्चे उसको, मतलब मेरे साथ अगर बाइक पे कहीं वैसे तो वो जा नहीं पाता क्योंकि अब इतनी फेमस भी हो चुका है और जज है, तो उनको घूमना ऐसे मतलब जनरली नहीं, अपन जैसे जाके पानी पूरी चाट खा लेते हैं वो खा लेते हैं, वो नहीं कर सकता, ये काम नहीं कर सकता वो, ठीक है, क्योंकि ही इज नॉट इन ऑर्डिनरी पीपल नाउ। गवर्नमेंट ने उसे कपड़े धोने वाले के लिए कपड़े धोने वाला अलग दिया है, घर तो दे रखा है, बड़ा बड़ा सारा घर है, गवर्नमेंट रेंट पे कर रही है उसका, गाड़ी दे रखी है, गाड़ी में पेट्रोल गवर्नमेंट डलवा रही है, मोबाइल में रिचार्ज गवर्नमेंट करवा रही है, खाना बनाने वाला रहा है, कपड़े धोने वाला रहा है, झाड़ू पोछे वाला आ रहा है, ठीक है। मैंने बोला यार तेरी तनख्वाह काम का आ रही है, और उसके अलावा कहीं आना जाना है, शॉपिंग भी फ्री होती है उसे, तो अगर वो शॉपिंग जाता तो बिल संभाल के रखता है, बिल गवर्नमेंट में जमा कराया, पैसा आ गया। मैंने बोला यार चलो ये तो कुछ चीजें। अपन क्या करते हैं, कुछ एटम्स है जिनके आपको मैं एटॉमिक मास लिखवा रहा हूं, तो वो लिख लेना आप लोग। पोटेशियम का लिखो, पोटेशियम के होता है 39, ठीक है, कुछ के लिखवा रहा हूं जो आपको ध्यान रहने चाहिए। पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, साइन लिख लेना इनके, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, क्रोमियम 52। भाई 1 से 20 तक के तो याद ही होनी चाहिए, उसके अलावा बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। मैग्नीज 55, मैग्नीज 55, आयरन 56, आयरन 56, कॉपर 63.5, कॉपर 63.5, जिंक 65, ब्रोमीन 80, अर्जेंटम जिसको सिल्वर भी बोलते हैं Ag 108, 108, आयोडीन I 127, मरकरी Hg 200, लेड Pb 208। ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है, इनकी जरूरत पड़ सकती है। गॉट इट। चलो अब अपने पास क्या है, ये तो बात हो गई एटम्स की। अब बात करते हैं इनकी मॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूल का क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास। डेफिनेशन लिखना है इसकी, डेफिनेशन से समझ में आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ, मॉलिक्यूलर मास में लिखना सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ all the elements, sum of atomic mass of all the elements present in a molecule। क्योंकि मॉलिक्यूल किन से मिलके बनता है, एटम से। तो वो मॉलिक्यूल जिन जिन एटम से मिलकर बना है उनका मास क्या कर दो, सम कर दो, आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल H2 है, H + H इससे मिलकर बना है, ठीक है, इसका मास कितना होता है
1 AMU, इसका मास 1 AMU। तो H2 का मास कितना आ गया आपके पास 2 AMU। ऑक्सीजन O+O, इसका 16 AMU, इसका 16 AMU, कितना हो जाएगा? ठीक है, सबका निकाल लोगे अब आप, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, मेरी उम्मीदों पे खरे ही उतरना। एएमयू की फुल फॉर्म क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन अपन यहाँ मास किसका कैलकुलेट कर रहे हैं? तो क्या एएमयू लिखना सही है? अभी भी अपन एटॉमिक लिख रहे हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या बोला, बोले कि तुम क्या कर रहे हो, पागल बना रहे हो हमारे को। यहाँ तो लिख रहे हो एएमयू और कैलकुलेट कर रहे हो, वहां लिख रहे हो एटम और मास बता रहे हो किसका? मॉलिक्यूल का। तो क्या करा साइंटिस्ट वगैरह ने, कुछ साइंटिस्ट ने बोला ये लो अपन क्या करते हैं, इस एएमयू को हटा के यू कर देते हैं। इन्होंने क्या करा, यू कर दिया इसको। ठीक है, कैसे करा? यू करा और इसको क्या कर दिया, यू कर दिया। ठीक है, और इस यू को इन्होंने क्या बोला, इस यू को बोला यूनिफाइड मास। बोले अब बोलो, अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तो उन्होंने बोला नहीं, अब प्रॉब्लम नहीं है। पहले प्रॉब्लम हो रही थी कि मास तो मॉलिक्यूल का था, लेकिन नाम क्या रहा है यूनिट में, एटम। तो हमारे को तो कंफ्यूज हो रहा था कि ये एटम का मास है या मॉलिक्यूल का मास है। तो वहां पर उन्होंने उसकी जगह क्या चेंज कर दिया, यू लगा दिया। अब क्लियर हो रहा था कि ये मॉलिक्यूल का मास है, एएमयू आया तो एटॉमिक का, एटम का मास है। अभी बात करेंगे, अभी आ रहे हैं अपन उसी पे आ रहे हैं। मोलर मास फर्क होगा, फर्क है। मोलर और मॉलिक्यूल दोनों अलग अलग चीज है। मोलर वर्ड आया मोलरिटी से, मोल से आया मोलर वर्ड, देखते हैं उसे भी। ठीक है, चलो मुझे H2SO4 का मास कैलकुलेट करके बताओ, याद ही होगा शायद बहुत लोगों को। तो 96, 64, 32, 60 और 32, 90, 90 और 2 92, 92 और 6, 98, 98। ठीक है, 98। ये 98 क्या बोल रहे हो, रिलेटिव एटॉमिक मास 98 AMU या फिर 98 U बोलेंगे इसको। ठीक है, 98 U बताना पड़ेगा क्योंकि ये मॉलिक्यूल है। इसका भी अपन रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं। भाई आप क्या कर सकते हो, RMM भी निकाल सकते हो, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। कैसे? मास ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन वही 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, इसी की बात कर लेता हूं। इसका क्या है 98 यू और एएमयू एक ही चीज होती है, बस अपन को मॉलिक्यूल और एटम में डिफरेंशिएट करने के लिए अपन ने यू और एएमयू का यूज किया। इसका क्या होता है 1 AMU, इससे ये कैंसिल आया, क्या आया, समझ में आ रहा है? तो H2SO4 के लिए दो चीजें लिखता हूं आपके सामने, एक लिखा 98, एक लिखा 98U। पता पड़ रहा है कौन सी चीज क्या है? दिस इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड दिस इज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये फर्क है। शुगर का निकालो, चलो मास, शुगर का मास निकाल के बताओ। पता है फॉर्मूला शुगर का? C12H22O11। ये शुगर जो अपन खाते हैं घर के अंदर, शक्कर। उसके बाद ग्लूकोज का निकालना, क्या होता है फॉर्मूला ग्लूकोज का? कुछ कुछ मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं। वन 144, 141, 166, 326 प्लस 16 कितना हुआ? 342 करेक्ट, 342 करेक्ट, 342U, 342 आएगा। कार्बन 12 है, 12 एक कार्बन का 12 होता है, 12 कार्बन का 144,
144 प्लस 22 166, ठीक है। फिर ऑक्सीजन मेरे पास कितने हैं, 11 ऑक्सीजन। पहले 10 ऑक्सीजन का निकालता हूँ, एक ऑक्सीजन का 16, 10 का 160, ठीक है। 144 प्लस 22 प्लस 60 प्लस 16, ठीक है। कितना हुआ, 6 6 12, ठीक है। 6 6 12 और 1 13। अच्छा लगा ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गई क्या? अच्छा 14 14 14, ठीक है 14। ऐसे लगा 342 आ रहा है भाई। गणित जितना हवा में करने की कोशिश करोगे ना, उतना ज्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि वहां पर अपन को टाइम कम मिलता है एग्जाम में, नीट और जेई में। थोड़ा फटाफट करने की कोशिश करना। फिटकरी पोटाश एलम, पता है फॉर्मूला? नहीं पता? लिखो K2SO4 डॉट Al2SO4, K2SO4 K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, मास निकालो इसका। दिस इज पोटाश एलम फिटकरी। पीछे लिखवा रखा है सबका मास। एल्यूमिनियम का कितना होता है मास? नहीं, डबल नहीं होता है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का वैसे 13 होता है एटॉमिक नंबर, डबल होना चाहिए था लेकिन 27 होता है इसका, ठीक है। अब निकालो, बाकी सबका तो पता ही है। अब तो निकाल लोगे, खैर जोड़ना ही है यार। मैं तो तुम्हें एक बस फॉर्मूले याद करवा रहा हूँ अलग अलग चीजों के, कभी आ जाए तो भूल चूक इधर उधर से। कास्टिक सोडा फॉर्मूला पता है किसी को? नहीं नहीं ना, वो सोडियम कार्बोनेट, वही तो बोला उसने। NaOH कास्टिक सोडा, इसका भी मास निकालना। बता रहा हूं उनका मास निकालना, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हाइड्रोजन परऑक्साइड नाम भी लिख लेना भाई साथ में, कास्टिक सोडा बोलते हैं इसे, NaOH को कास्टिक सोडा। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नेम है कास्टिक सोडा, ठीक है। कपड़े धोने के साबुन और सर्फ वगैरह, डिटर्जेंट वगैरह बनाने के काम में आता है ये, ठीक है। उसके अलावा क्विक लाइम, क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं उसको। CaOH योर क्विक लाइम, CaOH ट्वाइस इज स्लेक्ड लाइम, ठीक है। कॉमन सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन मोलर मास के साथ डील करेंगे, ठीक है। आज तो अपन ने कुछ खास नहीं, छोटी मोटी सी चीजें देखी थी, लेकिन क्या हुआ? पोटाशियम यार याद करना पड़ेगा यार, 12th क्लास में फिर। पोटाश एलम फिटकरी जो होती है अपने घर में, ये उसी का फॉर्मूला है। फिटकरी को अगर कभी गैस पर गर्म करोगे ना, गैस पर रखना, छोटा सा टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा मत रख देना, ठीक है। वो पॉप करेगी, फूटती है, छोटे छोटे क्यों फूटती है? क्योंकि इसके फॉर्मूले में क्या आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आप उसको गर्म करते हो, तो ये अंदर का जो पानी है वो क्या आना चाहता है, उबलेगा पानी, गर्म होगा तो बाहर आना चाहता है। वो क्या होती है, सॉलिड, तो वो सॉलिड को तोड़ के बाहर आता है, तो आपको उसमें से आवाज आएगी वो वाटर के बाहर आने की, इसलिए वो पॉप करती है गर्म करने के बाद, ठीक है। थैंक यू। फिजिक्स की भी है क्या क्लास?
पहले चल जाएगा।